गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। चलिए, तो अपन आज जो कल पढ़ रहे थे, बच्चों में बात ध्यान से सुनना। आर प्रोपोर्शनल टू एल कब होगा? जब उसे खींचेंगे नहीं, एरिया कांस्टेंट रखते हुए बात करेंगे, ठीक है। उसमें वायर एक्स्ट्रा लाके जोड़ के लंबाई बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब। और अगर उसको उसी तार को यानी द्रव्यमान नियत रखते हुए खींच लिया, दबा दिया, तो फिर आपका आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? एल स्क्वायर हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं वो अभी ध्यान से देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, किसी तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाती है। उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? अब कुछ बच्चे तो ऐसे सोल्व करते हैं, क्योंकि तार वही है, उसी तार को खींचा जा रहा है, तो तार का द्रव्यमान, तार टूट नहीं रहा, तार जुड़ नहीं रहा है, कुछ मतलब नया तार, नया पदार्थ नया ऐड हो रहा है ना, ये हो रहा है, तो m द्रव्यमान 1 बराबर m द्रव्यमान 2। ये आपको सोल्व नहीं करना है। वो कैसे करते हैं तो बता रहा हूँ। द्रव्यमान का सूत्र होता है घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व को मैं डेंसिटी को d ले रहा हूँ, रो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि रो यहाँ पे प्रतिरोधकता ऑलरेडी चल रही है। तो वो लिखते हैं d1v1 बराबर d2 v2, और क्योंकि पदार्थ समान है तो d से d उड़ा देते हैं। फिर आयतन v1 बराबर v2, तो द्रव्यमान संरक्षित या आयतन संरक्षित करके वो करते हैं। फिर आयतन का सूत्र होता है एरिया इंटू लंबाई, यानी कि a1 L1 बराबर a2 L2। और क्योंकि प्रश्नानुसार दिया गया है कि लंबाई दुगुनी कर दी, यानी कि L2 जो है वो 2L1 के बराबर है, यानी कि जो बाद वाली जो लंबाई है L2 वो प्रारंभिक लंबाई की दुगुनी है। तो L1 से L1 कट गया तो A2 का मान आ गया एरिया, वो आया एरिया पहले का आधा आया। यानी कि जब लंबाई खींच के डबल कर दी तो उसका जो क्षेत्रफल है वो आधा हो गया। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान कांस्टेंट रखना है, यानी कि घनत्व तो वैसे ही नियत है, आयतन कांस्टेंट रखना है, यानी कि L डबल किया तो A आधा हो गया। चीज़ समझ में आ रही है? अब वो रो का R का फॉर्मूला लगाते हैं, R बराबर रो L बाई है, और बाद में R डैश का मान निकालते हैं तो R डैश का लिखते हैं रो L डैश रो डैश बाई A डैश। तो रो तो वही है क्योंकि पदार्थ वही है, L हो गया 2L डबल कर दिया, और A हो गया खींचने के कारण A बाई 2। तो ये बटा का 2 ऊपर जाके R डैश बराबर हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ रो L बाई A, यानी कि 4R। तो आप वो फिर करते 4 गुना हो जाएगा। इतना लंबा क्यों करना भाई? इतनी मेहनत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नेट में इतना टाइम नहीं बार बार इतना करो। तो फिर आपको क्या करना होगा बच्चों कि इसको तो मिटा देना है, इसको छोड़ो। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि यदि द्रव्यमान या आयतन नियत हो, यानी कि नया तार न जोड़ा जा रहा है न इसमें से काटा जा रहा है, सिंपली ये किया जा रहा है, उसको खींच रहे हैं उसी को, तो खींचने वाले या दबाने वाले, हालांकि तार को दबाया नहीं जा सकता, परंतु छड़ को दबा के उसके त्रिज्या उसका लंबाई कम करे तो वो एक अलग बात है। परंतु उसी तार को जब खींचा जाएगा तो ध्यान से सुनेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू होगा एल स्क्वायर। ये ध्यान रखना। अगर L कर दिया 2L, L डैश कर दिया 2L, तो R डैश क्या 4R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 गुना। डायरेक्ट आंसर समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लो, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, मतलब R1 बटा R2 तो हो जाएगा L1 बटा L2 का स्क्वायर, क्योंकि R समानुपाती L स्क्वायर के। ऐसे तो डायरेक्ट दे सकते हो 2, तो स्क्वायर 4 गुना, आंसर सिंपल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को? R1 का मान तो मान लो R है, R2 का मान ज्ञात करना है, L1 का मान लो L है, और L2 का मान 2L हो गया, क्योंकि ये दिया गया है कि लंबाई दुगुनी कर दी। स्क्वायर करोगे L से L कट जाएगा, ये होगा 1 बटा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। वज्र गुणा करने से ये तो हो गया 4R, और वज्र गुणा से ये हो गया R2, तो R2 बराबर आ गया 4R। चाहो तो ऐसे कर लो, देख लो, तुम ध्यान से सीख लो। चाहो तो तुम डायरेक्ट कर लो। अब मैं पूछता हूँ कि खींच के लंबाई दुगुनी नहीं, लंबाई 4 गुना कर दी, बताओ तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, 4 गुना तो 4 का स्क्वायर 16 गुना, आंसर आ जाएगा। सिंपल। हाँ, क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? चलिए, प्रश्न संख्या 2। किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में
2% की वृद्धि कर दी, 3% की वृद्धि कर दी, सॉरी 3% लिखो, 3% की वृद्धि कर दी। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। अब ध्यान से सुनना यार बच्चों, आपको पता है कि R समानुपाती है L स्क्वायर के। हालांकि यहाँ पे समानुपात हटता है तो वो रो और अपॉन में आयतन भी आता है, देखना कल वाले सूत्र में। परंतु 2 मिनट के लिए मैं कोई ऐसे कांस्टेंट K इंटू L स्क्वायर लिख देता हूँ। समानुपात है ना, तो उसको हटा के कांस्टेंट K लिख देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा जो भी है वो सारे नियतांक हैं। अब सुनना, जब भी ऐसे परसेंट चेंज आता है, परसेंट वृद्धि आए, तो क्या करते हैं, याद है, डेल्टा R/R इंटू 100 बराबर घात आगे आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L/L इंटू 100, और जो नियतांक होता है वो वहाँ से परसेंट चेंज में से हट जाता है, भाग ही नहीं लेता है। याद आया एरर वाला? और जिसने नहीं पढ़ा था एरर, उसके लिए तो मैंने अलग ग्रुप बनाया, और अभी इसी साल पढ़ा है। जिसने पिछले साल नहीं पढ़ा उसको तो मैंने इसी साल पढ़ाया है। परंतु ध्यान दें, ये सिर्फ 5% तक के लिए वैलिड है, तो मैं लिखूंगा वैलिड अप टू 5%, और हमें परसेंट ऑलरेडी 3% बोला, मतलब ये सूत्र लग सकता है। तो R में प्रतिशत वृद्धि कितनी आई, तो मैं लिख रहा हूँ R में प्रतिशत वृद्धि, और ये आई मेरे पास 2 इंटू L में प्रतिशत वृद्धि कितनी है 3, तो आंसर आ गया 6% की वृद्धि हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ आप ये मिस्टेक मत कर देना, अरे सर ये 3% है, L का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9%, ना 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 ना। जब 5% तक हो तो वो घात जो है वो आगे आ जाती है, और फिर ये मामला डबल हो जाता है। तो ये याद कर लो, इसमें 2% की वृद्धि तो इसमें 4 आंसर आएगा डबल, क्योंकि घात 2 आगे आ जाएगी। 1% की वृद्धि तो इसमें 2% की वृद्धि, 3% की वृद्धि तो इसमें 6% की वृद्धि, 4% की वृद्धि तो इसमें 8% की वृद्धि, 5% की वृद्धि तो इसमें 6% की वृद्धि, सॉरी 10% की वृद्धि। तो एक काम करो, अगला प्रश्न सोल्व करके बताओ कि यदि किसी तार को खींचकर, क्वेश्चन नंबर 3, कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में 3 नहीं 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो अब बहुत सारे ऐसा सोच रहे हैं कि सर आंसर आ गया 60%, तो गलत है तुम्हारा आंसर। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि 30% वृद्धि, क्योंकि वृद्धि 30% है, अतः अप टू 5% वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैं थोड़ा आपको बोर हो रहे होंगे तो मैंने ऐसे लिख दिया, मैसेज वाली लैंग्वेज में ना, वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ये अक्षर आपके दिमाग में छप जाएंगे, और आपको ये बात जो है वो अच्छे से याद होगी। कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती ना तो अपने दिमाग में बड़ी ज़्यादा देर तक स्थायी रहती है। तो आपको हो सकता है कि जैसे याद आ जाए कि 30% यानी 5% से ज़्यादा परसेंट वाले चेंजेस आ जाएं, तब याद रहेगा कि उसमें ये फॉर्मूला, डेल्टा वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो फिर क्या फॉर्मूला काम करेगा, ध्यान से देखना, R बराबर KL स्क्वायर है, तो यह तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब L बदल रहा है इसलिए R बदलेगा, तो L का नया मान क्या है, 30% की वृद्धि। कुछ याद आया? 30% की वृद्धि से L हो जाएगा 1.30 L। L डैश का मान जो है, L का नया मान जो है, L का नया मान L डैश है मान लो, तो L डैश कितना होगा कि L डैश बराबर 1.30 L। मैंने 11th में भी पढ़ाया था और अभी लेटेस्ट पढ़ाया है वैसे, कि 12% की वृद्धि तो 1.12 L, 25% की वृद्धि तो 1.25 L, 30% की वृद्धि तो 1.30 L, या इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ 1.3 L, क्योंकि 1.30 और 1.3 एक ही बात है। तो R का मान क्या हो जाएगा, अतः R का नया मान कितना हो जाएगा, तो R की जगह R डैश बराबर KL डैश का स्क्वायर। भाई K का मान वही क्यों है पिछले जैसा, क्योंकि K तो नियतांक है, वही रहेगा, और L का मान बदला इसलिए R का मान बदला, तो L का नया मान आया 1.3 L, तो R डैश का नया मान क्या हो जाएगा, K 1.3 ऑफ L का स्क्वायर। तो KL स्क्वायर तो मैं कर दूं अलग, और 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा 1.69,
और अब आपका आर डैश का मान आया मेरे पास, ध्यान से देखना 1.69 और के एल स्क्वायर तो मेरे पास ऑलरेडी आर था, यानी कि समीकरण 1 से मैं लिख रहा हूँ कि 1.69 आर। अब एक बात बताओ, आर बन गया 1.69 आर, तो आर में कितनी वृद्धि हुई? अतः आर में 69% की वृद्धि हुई। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है बहुत सारों को आपत्ति ये होगी कि सर ये क्या कर दिया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये 69% कहाँ से ला रहे हो, 30% का ये क्या कर रहे हो? जिसको समझ नहीं आया है वो 11th का एरर वाला चैप्टर के बाद लास्ट में मैंने पढ़ाया प्रतिशत परिवर्तन, वो टॉपिक पढ़े। और जिसने पिछले साल नहीं पढ़ा उसको मैंने इस साल पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकायदा मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, है ना, एक अलग ग्रुप बनाया था एरर का, ठीक है। तो ये बच्चों अपन ने कुछ बातें पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं ले लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और ले लेता है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता है। किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में 100% की वृद्धि कर दी जाए, उसके प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो इसका आंसर 200% नहीं है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, डबल नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये 5% से ऊपर। तो फिर क्या करोगे सॉल्यूशन में, फिर वापस से ऐसे ही काम करना है कि क्या आर बराबर के एल स्क्वायर, तो एल जो है वो 100% वृद्धि हुई है, 100% वृद्धि होने से क्या, तो क्या हो जाता है 2L हो जाता है, डबल हो जाता है, सिंपल है। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, और वैसे भी याद रख सकते हो कि लंबाई दुगुनी कर दी तो आर जो है वो 4 गुना हो जाएगा। तो वृद्धि कितनी हुई 300% की के इंटू 2L का स्क्वायर, तो आर डैश का मान आएगा 4 टाइम्स ऑफ के एल स्क्वायर, यानी कि आर डैश आ गया मेरे पास 4R। तो आर में 300% की वृद्धि हुई। अब ये सारा परसेंट चेंज वाला टॉपिक है जो कि मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। और ये कैसे किया मैंने 11 में सिखा रखा था। और जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ चले आगे। तो ये इस प्रकार से प्रश्न किए। एक काम करता हूँ, एक प्रश्न और ले लेता हूँ छोटा सा, ध्यान से सुनना। तार को खींच के लंबाई में वृद्धि नहीं की है, अब क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5, किसी तार को n समान भागों में काट दिया जाता है और उन्हें अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे, दिया जाए तो प्रत्येक छोटे भाग का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो भाई ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा। तार को छोटा कैसे किया जा रहा है, खींचकर या दबाकर? क्या नहीं नहीं नहीं, भाग काट दिया है। और जब लंबा करना हो तो भाग जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है। कैसे? जैसे कि मार्कर का एरिया मान लो A है, अभी मैं इसको आधा काट दूंगा तो लंबाई तो कम पड़ गई, द्रव्यमान भी कम पड़ गया, द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है। और क्या कांस्टेंट रहा? इसका जो एरिया है, इसकी जो मोटाई है वो कांस्टेंट रही। आधा तोड़ दूं मैं इसको तो भी ये जितना मोटा अभी है उतना उतना रहेगा, लंबाई कम करने पर भी। और अगर मैं इसको खींच के लंबा करता हूँ तो फिर द्रव्यमान ना तो मैं हटा रहा हूँ ना मैं इसमें द्रव्यमान जोड़ रहा हूँ, उस टाइम द्रव्यमान कांस्टेंट होगा और खींचने के कारण ये पतला पड़ जाएगा। तो मैंने 2 केस लिखा है ना, उनको बहुत अच्छे से याद कर लो। तो यहाँ काट के अलग कर दिया गया है, तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि A बराबर कांस्टेंट है इसलिए R सीधा सीधा समानुपाती L के होगा। और तार की लंबाई L थी, अब होगी L/N। तो पहले L थी, अब हो गई है L/N। तो पहले R बराबर KL था, अब KL स्क्वायर नहीं लेंगे, अब केवल KL लेंगे क्योंकि R समानुपाती L, क्योंकि A कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, R डैश बराबर KL/N यानी कि R/N। अतः R/N
होगा आंसर, प्रतिरोध प्रत्येक छोटे भाग का आंसर जो होगा वो क्या होगा, R/N होगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करता हूँ, मैं एक नए तरीके का प्रश्न बनाता हूँ। ठीक है, बहुत ही मिक्स, काटना और लंबा करके खींचना दोनों मिक्स करता हूँ। M की जगह यूँ समझ लो, मान लो 2 बराबर भागों में काट दिया मैंने। सोचो, चलो एक काम करो, ये लंबे L लंबे का तार है, इसको आधा काट दिया, ऐसे अलग कर दिया। इसका प्रतिरोध अब कितना होगा, पहले R था, अब कितना होगा, तो ध्यान से सुनना। R का सूत्र होता है ρL/A। अब खींचते तो A में भी परिवर्तन आ रहा था पहले, जिसके कारण ये L² हो रहा था, पर अब खींचना कुछ नहीं, ये दोनों कांस्टेंट है। तो L जब आधा हो गया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, सिंपली आधा हो जाएगा, वो L के डायरेक्ट समानुपाती है। L आधा तो R भी आधा। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6, एक तार को 2 असमान भागों में जिनके नाम है P व Q है में काटा गया। ठीक है, आधा आधा किया है, लेकिन एग्जैक्टली आधा बराबर 50-50% नहीं किया है, थोड़ा इधर कर दिया, यहां से काट लिया, मान लो कुछ इधर कुछ इधर, पता नहीं वो एग्जैक्टली कितना है। और जब P भाग को खींचकर दुगुनी लंबाई का कर दें तो उसका प्रतिरोध Q भाग के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। Q भाग के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। दोनों भागों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करो। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न, तो ध्यान से देखना सॉल्यूशन कैसे होगा। कि माना कि तार की कुल लंबाई है L, अनुप्रस्थ काट है A। सुनना ध्यान से, है ना बच्चों। अब ये तार था, इसकी कुल लंबाई थी L, इसका अनुप्रस्थ काट था एरिया कैपिटल A, और वो यहाँ ये डैश डैश नहीं, ये साइड से देख रहा हूँ मैं, ये गोल मोल यहाँ जो एरिया आएगा वो। और इसको मान लो 2 बराबर भाग नहीं करके असमान भाग बांटे। एक भाग है P भाग जिसकी लंबाई है X, तो यहाँ लिख रहा हूँ, माना कि भाग P की लंबाई X है। तो फिर बताओ भाग Q की लंबाई कितनी हो जाएगी। L में से X वाला अदर साइड में काट के अलग कर दिया, तो बचा हुआ Q भाग है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली L - X हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। परंतु दोनों का एरिया देखो, A और A रहेगा कि नहीं रहेगा। दोनों का एरिया क्या रहेगा, A एंड A रहेगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, भाग Q की लंबाई कितनी हो जाएगी, L - X। बात समझ में आ रही है ना। अब सुनना, ये लिखते जाओ और ये डायग्राम भी बनाते जाओ, ध्यान से सुनना। भाग P का प्रतिरोध, अच्छा दोनों का क्षेत्रफल अभी A एंड A है, ये भी यह डायग्राम में लिख देना। तो यहाँ पे भी चाहो तो लिख सकते हो, बट है ना, लंबाई अलग अलग, बट दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। ना अब क्या हो रहा है, जो सुनना, भाग P का प्रतिरोध RP क्या हो गया बच्चों, तो रो
एल मतलब x बाई ए, समीकरण नंबर 1। भाग Q का प्रतिरोध यानी कि R ऑफ Q कितना है, रो L माइनस एक्स बटा ए, एरिया दोनों का A एंड A है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, अब सुनना, प्रश्न में यह नहीं बोला है कि भाग P का प्रतिरोध भाग या Q के प्रतिरोध के बराबर है, नहीं, ऐसा नहीं बोला है। प्रश्न में क्या बोला है कि अगर P भाग की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दें, यानी P भाग की लंबाई दुगुनी ऐसे नहीं करनी है कि एक और A एरिया वाला तार लाके X लाके जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है, इसी को खींच के डबल कर दे। तो खींच के डबल करने के बाद जो इसका प्रतिरोध आता है, RP का नया मान आता है, वो प्रतिरोध RQ के बराबर होता है। तो उसका प्रतिरोध किसको खींचने के बाद Q भाग के प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात ध्यान से सुनना, नाउ जब P की लंबाई, अब सुनना मेरी बात, मेन चीज सुनना, खींच के दुगुनी की जा रही, तो लंबाई डबल होती है तो एरिया आधा होता है, तो ये डबल होगी और एरिया 1/2 होगा, तो ये 4 गुना होगा, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर खींचने वाले में। तो लिखेंगे जब P की लंबाई खींच कर दुगुनी कर दी जाए तो P का नया प्रतिरोध, तो पहला प्रश्न मैंने इसीलिए ये करवाया था, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर से मैं लिख रहा हूँ RP का नया मान बराबर 4 गुना ऑफ RP। ये जो RP है उसका 4 गुना हो जाएगा, लंबाई दुगुनी की तो ये R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर के कारण 4 गुना हो जाता है। ओके, तो अब मेरे पास RP का नया प्रतिरोध आ रहा है 4 गुना ऑफ रो X बाई ए, ये आया मेरे पास समीकरण नंबर 3। एंड प्रश्नानुसार इस P का जो नया प्रतिरोध है वो बराबर है इस Q के प्रतिरोध के बराबर, खींच कर दुगनी कर दे तो उसका प्रतिरोध Q भाग के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, यानी कि RP डैश बराबर RQ। इन दोनों को बराबर नहीं करना है, 2 और 3 को बराबर करना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 रो X बाई ए बराबर रो L माइनस एक्स बाई ए। यू नो वेरी वेल दैट रो टू रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तब मेरे पास बचेगा क्या बचेगा कि 4x बराबर L माइनस एक्स। तो आपको वैसे तो ये नहीं पूछा है कि उनकी लंबाइयों को ज्ञात करो, तो आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, अतः P व Q की लंबाइयों का अनुपात लंबाई ऑफ P बटा लंबाई ऑफ Q क्या है पता है, लंबाई ऑफ P है x और लंबाई ऑफ Q क्या पता है, L माइनस एक्स। ये वज्र गुणा से इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा, अनुपात है 1:4, ये आंसर है। x का मान नहीं निकालना है, उन दोनों की लंबाइयों का अनुपात निकालना है, यानी कि x बटा L माइनस एक्स, तो ये आंसर आया 1:4। चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ लिख दो एम्स, ये एम्स लेवल का प्रश्न है। हालांकि एम्स का एग्जाम अलग से नहीं होता है, पर क्या करूँ, मेरे को बड़ा दुख होता है कि नीट में अब इतने सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनरल वालों की कट ऑफ देखो 80% जा रही है, 82% जा रही है ना। बड़ा दुख होता है कि फिर बच्चे क्या करेंगे, कुछ सालों बाद तो ऐसा होगा कि 99% है, सॉरी सिलेक्शन नहीं आपका 100% भी होगा। उसका कारण ये कि पेपर ये बना देते हैं सिंपल, थोड़ा सा टफ रखें तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा टफ रखना चाहिए, क्वालिटी गिरानी नहीं चाहिए। तो या तो फिर एम्स का अलग था तो अलग ही रखना चाहिए था इनको, एम्स भी शामिल कर रहे हैं, पेपर भी सिंपल बना रहे हैं, फिर क्वालिटी छटेगी कैसे। तो मैं इनसे थोड़ा इस मामले में नाराज़ हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं यार। हाँ, अभी सिंपल पूछ लेंगे, त्वरण का मान बल बटा द्रव्यमान होता है, फिर तो हर कोई बता देगा, वो नहीं पढ़ रहा वही बता देगा। फिर मेहनती और बिना मेहनती में फ़र्क क्या रहा। हाँ, मेहनत का फल तो प्रॉपर मिलना चाहिए। तो बच्चों, ये अपन ने कुछ प्रश्न कर लिए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ
कॉम्बिनेशंस पर। मैं आज भले कॉम्बिनेशन कंप्लीट करा पाऊँ या नहीं करा पाऊँ, मैंने कॉम्बिनेशन पर प्रश्न दे दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम है वो संधारित्रों का समांतर क्रम का आंसर था। चलो हेडिंग डाल दो, प्रतिरोधों का संयोजन। खैर अभी देखा मैंने, टाइम बहुत है अपने पास। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 1 हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। पानी बच्चा क्या है यार, बहुत प्यास लग रही है। हाँ तुम लिखो, तुम लिखो। सबसे पहला हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? जब एक सिरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा द्वितीय के मतलब प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, और उसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से, और इस प्रकार से ये जुड़ते जाए, तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाएगा। ध्यान से सुनेंगे, इन सब में धारा I कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि धारा I एक बार यहाँ से I फिक्स हो गई तो वही आगे जाएगी, धारा का कोई क्षय नहीं होगा। परंतु विभव पतन की बात करूँ तो यहाँ पॉजिटिव इस सिरे के लिए, यहाँ नेगेटिव इस सिरे के लिए, यहाँ पॉजिटिव इस सिरे के लिए, यहाँ नेगेटिव, यानी कि ये विभव मान लो विभवांतर V1 है, ये विभवांतर मान लो V2 है, और ये विभवांतर मान लो V3 है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक कुल विभवांतर V जो आएगा वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और मान लो ये प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, तो ध्यान से देखना, V1 का मान ओम के नियम से, बाय ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ये V1 का मान क्या हो जाएगा I1 R1, परंतु I1 नहीं है, ऑलरेडी I है ओनली, पूरे में एक ही धारा है, ठीक है। और ऐसा अपन ने कहाँ सीखा था, एक पतला पाइप हो, एक मोटा पाइप हो, एक मिड रेट पाइप हो, सब में धारा एक जैसी रहेगी। श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। V2 कितना होगा भाई IR2, V3 कितना होगा IR3। अब इन तीनों को मिला के अगर एक ही रेजिस्टेंस होता, मान लो R इक्विवेलेंट होता, तो फिर क्या सूत्र बन जाता आपके पास, तो सूत्र ये बन जाता V बराबर I तो वही है, R इक्विवेलेंट हो जाता। तो R इक्विवेलेंट का मान कहाँ से लाऊंगा, ध्यान से देखना, अगर इन तीनों का योग करूँ मैं, तो विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 जो कि मेरा कैपिटल V है, वो क्या आया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। तो विभवांतर V बराबर आ गया IR1 प्लस R2 प्लस R3। तुलना करो, R सीरीज जो आता है श्रेणी क्रम का इक्विवेलेंट यानी कि RS, वो आता है श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। मान लो बहुत सारे होते तो RN, 3 के लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ रहा है? यदि सारे प्रतिरोध समान हो तब आपका सीरीज में RS का मान कितना आएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस N बार R। तो भाई 2 बार जोड़ते R प्लस R तो 2R, 3 बार जोड़ते तो 3R, N बार जोड़ेंगे तो NR। चीज समझ में आ गई? तो इसमें धारा कांस्टेंट रहती है और विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर निकालने का समीकरण और सूत्र क्या हो जाएगा, विभवांतर V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, और I का सूत्र कहाँ से लाओगे, तो मैं इसी क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध तो बता दिया मैंने। अब मैं वापस से इन पे जो विभव पतन आया है और इनका यूँ कह सकता हूँ मैं विभव वितरण जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये वाला जो है वो ज़्यादा आसान है। तो इसी में दूसरा टॉपिक डाल लोगे, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव वितरण या विभव पतन
V वोल्ट की बैटरी में से V1 यहाँ खत्म हो गया, इसको बोलते विभव पतन। अच्छा, एक शब्द है संधारित्र को चार्ज करके किसी प्रतिरोध के साथ विसर्जित करना। गणपति विसर्जन होता है जैसे जल में बहा दिए उन भगवान को, तो विसर्जन शब्द का अर्थ क्या होता है मैं बता देता हूँ। किसी संधारित्र को चार्ज किया, फिर संधारित्र को श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा, आरसी सर्किट, और डायरेक्ट स्विच ऑन कर दिया, तो सारा चार्ज जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा और वो निरावेशित होने लगेगी। तो ये जो निरावेशन की प्रक्रिया है इसको शॉर्ट में कहते हैं विसर्जित करना। बात समझ में आ गई? फाइनली उसमें से धारा वारा सब खत्म हो जाएगी, वो वापस खाली हो जाएगा। तो ये है विसर्जन। ये क्या पेपर में ये शब्द आ जाए तो आपको डरना नहीं है ना। चलिए नोट कर लिया होगा आपने इधर वाला। अब अपन बात कर रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभव पतन कैसे निकालते हैं या विभव वितरण, विभवांतर का वितरण कैसे होता है। ध्यान से सुनना कि अगर मैं V1 की बात करूं तो मेरे पास दो तरीके, दोनों सेम चीज़ है। V1 की बात करूं तो वो आ रहा है मेरे पास, मैं 3 नहीं, एक बार 2 ही ले लेता हूँ। एक बार मैं ज़्यादा नहीं 2 ही ले लेता हूँ, फिर तो बाद में तो मैं 10 ले लूँगा, उससे कोई मतलब नहीं है। समझाने की दृष्टि से मैं एक बार 2 ले लेता हूँ। एक है मेरे पास R1, एक है मेरे पास R2, और ये है मेरे पास V वोल्ट की बैटरी। यहाँ विभवांतर V1 आया, यहाँ पे विभवांतर V2 आया, ये है मेरे पास धारा I। तो देखना कैसे भी करो, लास्ट में एक सूत्र लाना होता है, कैसे लाना है ध्यान से देखना। V1 का सूत्र है IR1, जबकि I का सूत्र क्या होगा कि V बराबर I प्लस R इक्विवेलेंट, जबकि R इक्विवेलेंट का सूत्र क्या आएगा आपके पास R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ना इसलिए। तो V बराबर क्या आ जाएगा I R1 प्लस R2। तो I का मान क्या आएगा यहाँ पे V बटा R1 प्लस R2, ये यहाँ लिखना है। उसके बाद इसको समीकरण नंबर 1 डाल देना है, फिर लिखना है मान 1 में रखने पर ये डायग्राम के साथ लिखना है, ये इधर साइड में अलग सॉल्व करना है। तो ये सारा मान यहाँ रखेंगे अगर अपन, तो V1 का मान आया I की जगह R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू V। एक्चुअली मान तो V बटा R1 प्लस R2 था और साइड में R1 था, तो मैंने R1 इधर ले लिया, V इधर ले लिया। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। कैसे भी करके अपने को तो सूत्र चाहिए ना, और बोर्ड में भी कैसे भी करो, चाहे तो ऐसे करो चाहे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। ध्यान से सुनना, क्योंकि V बराबर होता है IR एंड श्रेणी क्रम में I होता है कांस्टेंट। I क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। तो V समानुपाती किसके हो गया? सिंपली R के। जिसका ज़्यादा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा उस पर विभव। संधारित्रों के लिए बिल्कुल उल्टा था, उसमें V बराबर Q/C था। Q कांस्टेंट होने की वजह से V समानुपाती 1/C था, व्युत्क्रमानुपाती था। इसमें डायरेक्ट समानुपाती है। तो भाई विभवांतर का अनुपात क्या आ जाएगा? विभवांतर V1 अनुपात V2, तो वो सिंपली समानुपात होने से डायरेक्ट R1 अनुपात R2, न कि 1/R लिखना है डायरेक्ट। अब V1 का मान कैसे लाओगे? तो V1 का अनुपात यानी कि R1 बटा कुल अनुपात यानी कि R1 प्लस R2 इंटू बांटने वाली राशि। तो बांटने वाले या बैटरी का टोटल विभव इसमें बटेगा V1 और V2 में। मान लो 12 वोल्ट और 6 वोल्ट बटे, तो 6 और 6 12, ऐसे बराबर बटेगा। 8 4 12, ऐसे बांटने का काम ये कर रहा है, कितना कितना बट रहा है, तो टोटल V ये। अब ध्यान से उधर नज़र दौड़ाओ, सूत्र सेम है कि नहीं। तो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? जो आपको अच्छा लगे वो करना है। और मैं तो कह रहा हूँ ये सूत्र भी याद मत रखो भले, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो। V समानुपाती R होगा श्रेणी क्रम में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में, है ना। दूसरा इसको अपन सोल्व करते हैं आगे। और V2 कितना आ जाएगा इसी प्रकार से? तो V2 आ जाएगा अपने पास सिंपली R2/R1 प्लस R2 इंटू V टोटल। ठीक है, तो इस प्रकार। अच्छा मान लो 3 होते तो 3 होते तो कुछ नहीं, यहाँ पे V1 अनुपात V2 अनुपात V3 हो जाता था, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 हो जाता। तो ये R1 बटा कुल अनुपात R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। सिंपल है ना, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था अपना श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं क्वेश्चन बाद में लेता हूँ, पहले समांतर क्रम हाथों हाथ निपटा ही देता हूँ, ठीक है। अच्छा सुनना मेरी बात, प्लीज़ सुनो। चलो एक काम करता हूँ, मैं लेक्चर ख़त्म होने पे ही बोलूँगा। तो दूसरा लिख लो फटाफट, समांतर क्रम संयोजन।
हाँ तो बच्चों दूसरा लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें तो था एक सिरा दूसरे सिरे से, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, फिर तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, ऐसे सिरा जुड़ता रहे। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी आप लिख लेना, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ या फिर मैं लिख नहीं रहा हूँ तुम लिख लो। यदि सारे प्रतिरोधों के प्रथम सिरे बैटरी के धन टर्मिनल से और सारे प्रतिरोधों के द्वितीय सिरे बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़े तो वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि मान लो इस प्रकार से R1 है, इसका भी पहला सिरा उसी बिंदु से जाके जुड़ रहा है जिसमें R2 जुड़ रहा है, R2 का पहला सिरा जुड़ रहा है और इसका भी पहला सिरा वहीं जुड़ रहा है। तीनों का पहला सिरा तो जुड़ रहा है बैटरी के धन टर्मिनल से और तीनों का दूसरा सिरा जो जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है बैटरी के ऋण टर्मिनल से। तो ये क्रम जो है वो समांतर क्रम कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें क्या था, वैसे अगर आपने वहाँ लिखा नहीं हो तो मैंने सिर्फ चित्र में बना दिया था, लिखा नहीं था, तो वहाँ आप लिख सकते हो कि श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है। क्या होती है? नियत होती है। और यहाँ लिख सकते हो समांतर क्रम में विभवांतर नियत होता है, विभवांतर समान होता है। यानी कि V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से यहाँ तक भी विभवांतर V आएगा, यहाँ से यहाँ तक की विभवांतर V आएगा, यहाँ से यहाँ तक भी विभवांतर V आएगा, पूरा पूरा। क्यों सर? इसका कारण है कि ये V विभवांतर इन दो सिरों के बीच है, ये प्रतिरोध भी इन्हीं दो सिरों के बीच है, ये प्रतिरोध भी इन्हीं दो सिरों के बीच है, ये प्रतिरोध भी इन्हीं दो सिरों के बीच है। दो सिरों का विभवांतर सबके लिए सेम है, कोई नए सिरे नहीं है, ठीक है ना। तो विभव जो हो गया वो क्या हो गया? समान हो गया। ओके, अब विभवांतर समान होता है बट धारा बट जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कुल धारा मान लो I है और इसमें धारा है I1, इसमें धारा जा रही है I2, इसमें धारा जा रही है I3। एक पाइप आ रहा है जिसमें से पानी है, 3 भागों में बट गया तो ऑब्वियसली धारा तो बढ़ जाएगी, बट धारा बढ़ जाती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? I बराबर लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा एक बात बताओ, क्या V बराबर I1 R1 लिख सकता हूँ? क्या V बराबर I2 R2 लिख सकता हूँ? क्या V बराबर I3 R3 लिख सकता हूँ? तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं V बराबर V1 को जो कि I1 R1 है वो भी V के बराबर है, और V2 कहूँ जो कि I2 R2 के बराबर है वो भी V के बराबर है, और V3 कहूँ तो I3 R3 है और वो भी V के बराबर है। तो बताओ यहाँ से I1 का मान कितना आएगा? ये डायग्राम के साथ ही बना देना, ये ओम के नियम से लिखे मैंने तीनों समीकरण बाय ओम्स लॉ, ठीक है। तो बताओ I1 का मान कितना आया? तो ये आया है R अपॉन में चला जाएगा, यानी कि V इधर R भेज दो, V अपॉन R1। फिर I2 कितना होगा? V अपॉन R2, और I3 कितना हो जाएगा? V अपॉन R3। तो प्यारे बच्चों I1 I2 I3 के मान अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये होगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, जिसमें से I का मान मैं लिखूंगा V कॉमन लेके 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मेरे पास एक समीकरण आया, इसकी तुलना करने वाला हूँ समीकरण नंबर 1, ध्यान से सुनना। अच्छा एक काम कर सकते हो, इन समीकरण के नाम A B C लिख सकते हो और ये डायग्राम के साथ बनाना, फिर ये इधर लिखते रहना और फिर यहाँ लिखना समीकरण A B C से, समीकरण A B व C से मान रखने पे। तो ये मान रखे I1 I2 I3 के। अब नाउ क्या कर रहे हैं, मानना कि इन तीनों का परिणाम प्रतिरोध, माना कि ये समांतर क्रम में, माना कि समांतर क्रम में उपस्थित R1 R2 और R3 का परिणामी या प्रभावी प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, तो इन सबको मिला के अगर R इक्विवेलेंट है तो सर्किट कैसा बन जाएगा कि एक ही है R इक्विवेलेंट और एक V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ धारा I बह रही है। तो यहाँ R का सूत्र क्या आएगा, सॉरी धारा का क्या सूत्र आएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट।
तो अब आपकी तुलना करनी है, समीकरण 1 से तुलना करो, i बराबर ये है, i बराबर ये है। देखो i की जगह i है, बराबर की जगह बराबर है, v की जगह v है, और मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यार, नहीं, नथिंग, कोई गड़बड़ नहीं की, ठीक है। और 1/r की जगह ये पूरा है। तो तुलना करने पे मेरे पास समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध ये प्राप्त हुआ 1/rp = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस, ये तो ठीक है 3 है, इसलिए n होते तो क्या होता आपको अच्छे से पता ही है, n होते तो ये n तक पहुंचा देते गाड़ी अपन। डॉट 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 डॉट, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ n प्रतिरोध समांतर क्रम में, पैरेलल में। अच्छा, इसका दूसरा नाम पता है ना, पार्श्व क्रम होता है, ठीक है। अब सुनना, यदि 2 प्रतिरोध हो, n का मान केवल 2 हो, तो rp का मान कितना आ जाएगा, तो केवल R1 और R2 इस लिखना है, तो R1 R2 लघुत्तम लोगे, ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा, और फिर ये 1/rp, तो उल्टा करने पे rp का मान आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। n बराबर 3 हो तो फिर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके लघुत्तम करना, तो R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं आएगा, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 ये आएगा। तो मैं n बराबर 3 के लिए इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ कि अगर 2 से ज़्यादा आ जाए तो आपको इस तरह से उल्टा करके आंसर लाना है, उसके बाद वापस उनका सीधा करके ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये वाली बात है। चलो अब मैं इसका स्पेशल केस लिखवा देता हूँ कि यदि सारे प्रतिरोध बराबर होते, यदि सारे प्रतिरोध समान होते तो 1/rp का मान कितना आ जाएगा कि 1/r1 यानी कि 1/r प्लस 1/r प्लस, ये R1 R2 सारे R है, और ऐसा n बार करना है, n टाइम्स करना है, तो ये r सब में कॉमन है, तो लघुत्तम r आ जाएगा ओनली, और ऊपर जुड़ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, कितनी बार जोड़ना है, वही n बार। तो 2 बार जोड़ो तो 1 और 1 2, 3 बार जोड़ो 1 1 1 3, 10 बार जोड़ो तो 10, n बार जोड़ो तो n, तो rp 1/rp कितना हो गया, n/r, तो rp कितना हो जाएगा, r/n। और अब अगर मैं n बराबर 2 लूँ, यानी r एंड r समांतर क्रम में, उसमें श्रेणी क्रम में होता था, इसमें समांतर क्रम में हो रहा है, तो rp का मान आएगा r/2। n बराबर 3 लूँ तो r/3 डायरेक्ट, लेकिन सारे के सारे r सेम 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 होने आवश्यक है, समझ में आ रहा है। तो इससे मैं क्या चीज़ सिद्ध कर सकता हूँ, मतलब क्या चीज़ डायरेक्ट हल कर सकता हूँ, वही जो आपने सीखा ना पहले, 8 और 8 4 होते हैं, वो 8 और 8 कितने होते हैं, 4, 4 और 4 कितने होते हैं, 2। तो ये अजीब सी गणित है, क्योंकि ये जो निकलता है वो एक तरीके से हरात्मक माध्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर 2 नहीं आ रहा है, पर ये समांतर क्रम संयोजन का परिणाम ही निकलता है। 16 और 16 8 ऐसे, ठीक है। तो ये पढ़ा अपन ने समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में विभव तो नियत रहता है, लेकिन बढ़ता कौन है, विद्युत धारा बढ़ जाती है, तो विद्युत धारा, तो समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा वितरण, सुनना, आपको बोल दिया कि I धारा I, और एक तरफ प्रतिरोध R1 है और एक तरफ प्रतिरोध R2 है, तो बताओ R1 में कितनी धारा जाएगी और R2 में कितनी धारा जाएगी, ये आपसे पूछा है। I1 और I2 के मान लाओ, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि V बराबर IR में V कांस्टेंट है, V कौन से कांस्टेंट है, या इसको उल्टा लिखो तुम, V बराबर IR में V कांस्टेंट है, तो I किसके समानुपाती हो गई, 1/r के, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती r के हो गई है। तो अब वैसे ही करना जैसे पहले करते थे कि I1 अनुपात I2 निकालना हो तो 1/r1 अनुपात 1/r2 होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर ऐसे निकालना है
तो फिर R1 R2 इन दोनों का लघुत्तम आय उसका गुणा करेंगे तो ये व्युत्क्रमानुपात के कारण R2 अनुपात R1 हो जाएगा उल्टा। तो फिर I1 का मान क्या लिखोगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आपकी कुल धारा I। तो मैं इन सूत्रों पर फोकस नहीं करने को बोलूँगा, सूत्र याद ना रखें, फोकस करें मेथड पर, मेथड पर फोकस करें। इस पर अभी प्रश्न करवाऊंगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये नोट कर लिया आपने, पक्का, श्योर। चलिए तो अब अपन चलते हैं अपने कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस पर, जिसके लिए कि मैं बड़ा ही बेसब्री से बेताब हूँ कि कैसे किया जाता है ना। हा हा हा, शुरू करें। कुछ प्रश्न लाया हूँ क्या मैं? ओहो, प्रश्न तो एक था पर चलो ठीक, कोई बात। क्वेश्चन नंबर 1, RAB ज्ञात करो। A से B तक R दे रहा हूँ मैं। ओहो, क्या बात है। आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं। आप पहले ऐसा करो कि 1 2 3 4 5 6 षटभुज बनाओ। 1 2 3 4 5 6 षटभुज बनाओ। फिर ऐसा करो 1 2 3 विकर्ण बना दो, और फिर मैं जो डेटा दे रहा हूँ वो लिख लो। 6R 6R 3R 6R 3R 6R 3R 6R। एक मिनट, सॉरी यार, हाँ 2 मिनट रुकना केवल। यहाँ 3 की जगह 12 लिखो यार प्लीज़। और ये भी है 6R। चलो सॉल्व करें, शुरू करें। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ये बिंदु हो गए तुम्हारे, वही कुछ भी ले लो यार, PQR तो नहीं ले सकता यार, क्या लूँ मैं, X Y Z, इसको P ले लो। चलो शुरू करें। सबसे पहले ध्यान से देखना, A से B तक चलना है। सबसे पहले इन 2 को सोल्व करो। देखो तो ये दोनों देखो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ के क्या हो जाएंगे, 6 और 6 12। तो अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखना दोनों मिलके 12 हो चुके, 12 ओम 12R, और ये मेरा Y बिंदु है और ये 12R है और ये A बिंदु है। देखो इन दोनों को मिला के मैंने 12 लिख दिया, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में 6 और 6 12, और ये 12 बच गया। फिर ये 6 एज इट इज़ बच रहा है, ये Z बिंदु है, ये 12 है, ये 6 है, ये 12 है, हाँ गॉड, ये 6 है और ये वापस B बिंदु है और ये 6 है। अब ध्यान से देखो 12 और 12 दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं, A to Y एक बार ये रास्ता, A to Y एक बार ये रास्ता, तो 12 और 12 6 होता है समांतर क्रम में, याद है 12/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक जैसे आ रहे हैं तो 12/2, 3 होता है तो 12/3 हो जाता। तो फिर फाइनली आपके लिखोगे यहाँ पे 6। तो अब A से Y तक, यानी पहले X बिंदु हट चुका था, A से Y तक 2 2 आ रहे थे, अब A से Y सिंगल आ रहा है, इन दोनों को मिला के 6 ओम या 6R, और उसके बाद वापस एज इट इज़ है। और ये Y वाला जो ये था दोनों हट चुके हैं, एक सिंगल आ चुका है। अब ये आपके पास ये वाला 12 बचा है और ये वाला 12 बचा है, ये B बिंदु है। ओके, हाँ भाई, तो ये 12 सॉरी ये वापस 6 है और ये Z बिंदु है और ये P बिंदु है। तो वापस से क्या होगा, ये 6 और 6 क्या हो जाएंगे 12।
तो एक काम करो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, अब ध्यान से देखो तुम, ये 6 और 6 मिलके क्या हो गया 12। तो मैं यहाँ पे मिटाता जा रहा हूँ, आपको ऐसे डायग्राम बनाते जाना है। और अगर आपको समझ में आ गया कंप्लीट तो फिर भले मत बनाना। ध्यान से देखना, ये 6 और 6 श्रेणी क्रम में होने की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों को मिला के एक 12 आया। फिर ये 12 और 12 समांतर क्रम में है, तो दोनों मिला के एक सिंगल क्या बन गया, 6 बन गया। फिर ध्यान से देखो, ये 6 और 6 श्रेणी क्रम में है, तो ये पूरा मिलके एक ही बन के क्या हो जाएगा, 6 और 6 मिलके 12 बन जाएगा। फिर ये वापस 12 और 12 देखो, दो अलग अलग रास्ते समांतर क्रम में है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। फिर ये देखो 6 और 6 एक ही समांतर श्रेणी क्रम में जा रहा है, तो 6 और 6 मिलके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर ये वाले 12 और 12 मिलके क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में होने की वजह से 6 हो जाएगा। और फिर ये 6 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अब ध्यान रखना, अब 12 और 12 नहीं है, अब 12 और 6 आ रहे हैं, और ये दोनों जो है वो समांतर क्रम में है। तो फाइनली आर ए बी का मान लिखूंगा 6R × 12R बटा 6R + 12R, R1 R2 अपॉन R1 + R2। और R दोनों में सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने एक बार R बाहर ले लिया। R से R कटेगा नहीं कटेगा। 6R × 12R R स्क्वायर होगा, 6R + 12R R कॉमन आएगा, R स्क्वायर से R कट के एक R बच जाएगा। तो 12 × 6 = 72 और 6 और 12 18, तो 18 × 4 = 72, तो आंसर आया 4R। क्या बोलते हो, चीज़ समझ में आ गया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है, पक्का श्योर। चलिए, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन थोड़ा धमाके से ले लिया, एक्चुअली इसलिए लिया बच्चों क्योंकि अपन ऐसी मेहनत ऑलरेडी संधारित्रों में बहुत कर चुके है ना, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, R A B, R R R R R R, और ये अनंत श्रेणी है। हाँ, याद आ गया आपको। हाँ, तो सिमेट्री ढूंढनी है। शीश आकार के कप जुड़े हुए हैं, आगे से आगे तक जुड़े हुए हैं। एक कप निकाल लो यहाँ से, इन बूंदों का नाम पी क्यू दे दो भली। तो माना कि आर ए बी का आंसर x है, तो आर पी क्यू का आंसर भी तो x होगा, क्योंकि इतने अनंत वाले सी में से, सी आकार के छल्लों में से एक छल्ला निकाल लिया तो भी आंसर तो वही बचा, यानी इन पूरे का आंसर आया x। तो अब मेरे पास आंसर क्या हुआ, ध्यान से देखना, आर ए बी, और यहाँ P और Q के मध्य पूरा जो आंसर आया वो x। ध्यान से देखना, ये श्रेणी क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नाउ इस पूरे का क्या हो जाएगा, ये तो R है, चलो ये RX अपॉन R + X हो जाएगा, और ये वापस R हो जाएगा। तो आर ए बी का आंसर क्या लिखोगे, अरे ये सब श्रेणी क्रम समांतर क्रम आपने संधारित्र में पढ़ रखा है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि अब ये श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जुड़ेंगे, 1/r मत कर देना, डायरेक्ट जुड़ेंगे, R + RX अपॉन R + X + R। तो पहले तो R और R क्या, अच्छा बराबर में भी X है, क्यों, क्योंकि आर ए बी का फाइनल आंसर भी X लाना है। तो R + R तो हो गया मेरे पास सिंपल 2R + RX अपॉन R + X इंटू बराबर में X। RX का लघुत्तम आएगा, सॉरी R + X का, तो यह उससे गुणा होगा, तो 2R इंटू R + X बराबर प्लस RX बराबर X, वज्र गुणा होगा, तो X इंटू R + X बराबर, इधर क्या हुआ भाई, 2R² प्लस 2RX प्लस RX। ध्यान से देखना, ये जो RX होगा और ये XR होगा, एक ही बात है, ये RX से ये RX कट जाएगा और फिर ये X² बचेगा। एक काम करता हूँ, मैं अभी RX लिख ही देता हूँ और ये कर देता हूँ, फिर काटता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब X² है, ये उधर भेजोगे, ये सारे उधर भेजोगे, X² यहीं रहने दो, तो उधर बचेगा 0, जो कि मैं लिख रहा हूँ इधर उल्टा करके लिख रहा हूँ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इधर करके लाओगे तो ये हुआ -2RX
और ये हुआ +2r²। नहीं, ये भी माइनस में होगा। ये द्विघात समीकरण बना, इसको सोल्व करते रहो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आंसर आएगा 1 + √3r। देख लेना, ये आंसर आएगा x का। अच्छा, ऐसे तो 1 - √3r भी आएगा, बट रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 1 - √3 का मान 1.7 होता है, तो 1 में से 1.7 घटाओगे 0.7 माइनस का आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए ये सिंगल आंसर लिख रहा हूँ मैं। चीज़ समझ में आ रही है आपको, है ना? अनंत वाला भी क्लियर होता जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? चलिए तो चलिए हाँ, तो बच्चों 2 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। कॉम्बिनेशन पर तो ढेर सारे प्रश्न होते हैं, ढेर सारे, और वो सारे सारे प्रश्न अब आप सोल्व करोगे मॉड्यूल। पहले तो आप आराम से टेस्ट दे दो, वैसे देख के दो, आपको आज वाला पढ़ा है वो आएगा। हालांकि पेपर इतना टफ नहीं बनाया जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, पर यूँ नहीं है कि सिंपल बनाया है ना। ये भी बता जाना कि हाँ, पेपर तो बहुत आसान है। ठीक है, आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा लल्लू पेपर भी नहीं है। एक प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। धूप आ गई है तो हो सकता है ब्लर हो गया हो, थोड़ा नहीं हुआ, थोड़ा डार्कनेस कर देते हैं। हाँ, प्रतिरोध R वाले तार को n समान भागों में काटकर n समान भागों में काट दिया, उन भागों को, उन समस्त भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो अब उनका प्रतिरोध कितना होगा? भाई बात सुनो, n को छोड़ो, एक बार 2 ले लो। मान लो एक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट a है, लंबाई l है, और कोई पदार्थ है उसका घनत्व ρ है, घनत्व नहीं सॉरी, है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका प्रतिरोध कितना है? ρl है। अब सुनना, मान लो मैं इसके 2 बराबर भाग करता हूँ, यानी कि एक छोटा भाग l/2 वाला, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? ध्यान से देखना, इसका एरिया अभी भी a है, क्योंकि ये मोटा पतला नहीं हुआ है, क्योंकि इसको खींचा नहीं है, न इसको दबाया है। हालांकि तार को दबा नहीं सकते, पर छड़नुमा हो तो दबा सकते हैं। तो एरिया a कांस्टेंट है, तो r का सूत्र क्या आया? ρl/2 a, यानी कि ρl/a का आधा, यानी कि r/2। तो प्रतिरोध आधा हो गया, क्योंकि लंबाई आधी हो गई, क्योंकि r समानुपाती l है। l स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि a में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, a कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं आया, आधा हटा दिया इसलिए, और इसके लिए ये हटा दिया, तो ये एक और आ गया आपके पास r/2 वाला। अब ये ऑलरेडी r/2 और r/2 है। मान लो 2 मिनट के लिए जो r/2 प्रतिरोध है, वो 2 मिनट के लिए मान लो स्मॉल r प्रतिरोध है, ये त्रिज्या नहीं है, ये प्रतिरोध है। अब 2 प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या आता है? r/2। याद आया? समांतर क्रम में r जोड़ते हैं तो r/2 होता है ना। 4 4 2 कैसे होता है? आधा करने पे। 16 16 8 कैसे होता है? आधा करने से। और जो ये r है, ये ऑलरेडी r/2 है, तो ये कितना हो गया? r/4, यानी कि 2 भाग किए तो आंसर आया r/4। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनना सॉल्यूशन, कि प्रत्येक छोटे भाग का प्रतिरोध, प्रत्येक छोटे भाग का प्रतिरोध r स्मॉल, यार श्रेणी क्रम पे नहीं समझ जाओ तो फिर मैं क्या करूं? तो मैं पूरा स्मॉल लिखूंगा यहाँ पे, r स्मॉल, आप भी लिख सकते हो r/n। नहीं समझ में आया तो देखे प्रश्न, आज का ही कोई प्रश्न करवाया मैंने यार, उसको देखो ना, प्रश्न नंबर ये आज शायद पहला प्रश्न था, दूसरा था, तीसरा था, यो शुरुआत की थी, उसको देखो यार प्लीज। तो स्मॉल का मान जो आया वो काटने के बाद जो आया वो r/n आया। सुनना, अब नाउ इन भागों को, इन n भागों को पैरेलल में जोड़ने पर, पैरेलल में लगाने पर
आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा आर स्मॉल जो एक भाग का है उसका भी nवां भाग आ जाएगा। आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल उनको n भाग को समांतर क्रम में जोड़ा तो समांतर क्रम का r बटा n, क्योंकि सबके आंसर आर स्मॉल है। अब आर स्मॉल की वैल्यू r बाई n है, ये हो जाएगा r बाई n बटा n, यानी कि r बाई n स्क्वायर। आप चाहो तो इसको एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हो। ध्यान से समझो, एक तार जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, उसके 10 टुकड़े किए तो एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा 100 ओम, क्योंकि 100 ओम 100 ओम 100 ओम मिलकर श्रेणी क्रम में मिलकर 1000 ओम हो रहा था। एक तरीके से यूं भी सोच सकते हो, या फिर यूं सोच सकते हो कि काटा तो एरिया कांस्टेंट रहा, सिर्फ लंबाई कम पड़ी है तो आर प्रोपोर्शनल टू एल से एल अगर 10वां हिस्सा कर दिया 10 टुकड़े कर दिया इसलिए तो 1000 ओम से प्रतिरोध भी हो गया 100 ओम। अब उन 100 ओम को श्रेणी में जोड़ते तो वापस से वो तार बन जाता, जुड़ के तो वापस 1000 आ जाता, परंतु उनको समांतर क्रम में जोड़ा है तो 100 ओम के 10 टुकड़े जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो 100 बटा 10 यानी कि 10 ओम आएगा। तो 1000 से सीधा 10 पे कैसे आ गए कि 1000 ओम के 10 टुकड़े किए और उनको समांतर क्रम में जोड़ा तो 10 का स्क्वायर 100, तो 1000 बटा 100 तो आंसर आया ओनली 10। तो आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जोड़ सकते हो कि 1000 ओम प्रतिरोध वाले तार के 10 टुकड़े कर 10 बराबर टुकड़े, हाँ असमान नहीं, छोटे बड़े नहीं, एक जैसे 10 बराबर टुकड़े करके उन्हें पैरेलल में जोड़ा तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट होगा आर अपॉन एन स्क्वायर। आर है तुम्हारा 1000 ओम, एन है तुम्हारे 10 टुकड़े लेकिन उसका करना है स्क्वायर, ये हो जाएगा 1000 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गया तो आंसर आया केवल 10 ओम। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अगर इस प्रश्न में ऐसे बोले ही नहीं कि पैरेलल में जोड़ा और उसके बाद बोले ही नहीं आपको कि पैरेलल में परिणाम प्रतिरोध कितना होगा, अगर ऐसे बोल दिया तो पैरेलल में जोड़ा ठीक है, यहाँ तक तो पूछ लिया, आप पूछ लिया हाँ, तो वो जिनको पैरेलल में जोड़ा ना उसके एक जो तार है ना छोटे छोटे उनका प्रतिरोध बताओ, तो एक टुकड़े का प्रतिरोध तो केवल R बाई एन होगा, यानी 100 ओम के होंगे वो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेस्ट देना, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज करना। थैंक यू।